के शोबे संस्कृत में मुस्लिम प्रोफेसर फेरोज की तकर्रुरी के खिलाफ शोबे संस्कृत के तलबा का एहतजाज जारी है। एहतजाजी तलबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने वाजे किया कि अगर यूनिवर्सिटी उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं करती तो वो अदलिया का सहारा लेंगे। हमारी बस एक राय है कि हमको इस नियुक्ति प्रक्रिया पर आपत्ति है। हम शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो भी हमें आपत्ति दर्ज कराना है वो हम निरंतर जारी रखेंगे। जी, सर्वप्रथम तो हम लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग करना चाहते हैं। यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो हम कोर्ट जाने के लिए भी उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्य हैं। एक जानिब जहां बीएचयू के शोबे संस्कृत में मुस्लिम प्रोफेसर फेरोज खान की तकर्रुरी के खिलाफ शोबे संस्कृत के तलबा का एहतजाज जारी है, तो दूसरी जानिब डॉक्टर फेरोज खान की हिमायत में भी यूनिवर्सिटी के तलबा सामने आ गए हैं। यूनिवर्सिटी के मेन गेट के रूबरू तलबा की एक बड़ी तादाद डॉक्टर फेरोज की हिमायत में प्ले कार्ड लिए सामने आ गई। उन तलबा ने डॉक्टर फेरोज की हिमायत में नारे लगाए। उन तलबा के मुताबिक ज़बान का मजहब से कोई लेना देना नहीं है और पूरी तरह से डॉक्टर फेरोज के साथ है। अभी आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय के अंतर्गत जिस तरह से ब्राह्मणवाद चरम सीमा पे है। एक हिंदू प्रोफेसर जिनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है, जिन्होंने इंटरव्यू में 10 में से 9 अंक प्राप्त किया है और जो 10 में से 2 आया है, उनके लिए यहाँ पर छात्र धरने बैठे हैं। शर्म की बात है कि आज शिक्षा से ऊपर आज धर्म को मान रहे लोग। इससे अधिक से शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। विरोध सिर्फ इस बात का है कि एक 35,000 स्टूडेंट का कैंपस जो है वो एक प्रोफेसर को और इतनी 12 करोड़ का ये सिक्योरिटी बजट है यूनिवर्सिटी का, वो किसके लिए है कि जब एक प्रोफेसर असुरक्षा से डर के बनारस छोड़ के चला जाता है, बीएचयू छोड़ के चला जाता है। विरोध इस बात का है, हम सारे लोग यहाँ पे सॉरी फील करना है। हम चाहते हैं कि फिरोज सर आए, पढ़ाएं। हम ये मानते हैं कि जो भी भाषा है, जो भी संस्कृति है, वो धर्म से इतर है, ज्ञान धर्म से इतर है। कोई भी ज्ञान धर्म का नहीं होता है, कोई भी भाषा धर्म की नहीं होती है। धर्म की भाषा जरूर होती है, उस भाषा के ज्ञानी भी होते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो फिरोज खान जी का आप लोग समर्थन कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं इस क्षमा के साथ कि आप यहाँ पर थे तो हम कुछ नहीं कर पाए। इस क्षमा के साथ हम ये आग्रह कर रहे हैं कि सर आप आइए। बीएचयू का हर छात्र, वो जो वहाँ बैठे हैं, उनके इतर भी इस कैंपस में बहुत सारे छात्र हैं जो आपको बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वो चाहते हैं कि आप आएं और हम ये वादा करते हैं कि इस कैंपस में धर्म के नाम पे जो जाहिलियत फैली है वो उसकी आँच हम आप तक नहीं आने देंगे। देखिए, यहाँ पे फिरोज खान की नियुक्ति हुई है संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय में, तो कुछ लंपट छात्र उनके विरोध में बैठ गए ये कह के कि ये महामना के मूल्यों के खिलाफ है। अगर सच में महामना का ऐसा कोई मूल्य है कि संस्कृत सिर्फ हिंदू ही पढ़ा सकता है तो वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ जहाँ तक आई मूल्यों की बात, तो आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले ऐसे अनेक मूल्य थे जो कहते थे कि स्त्रियां नहीं पढ़ेंगी, लड़कियां नहीं पढ़ेंगे, शूद्र नहीं पढ़ेंगे। आज भी ये उन मूल्यों का हवाला देकर अगर मुसलमान को या फिर दलित को पढ़ाने से रोकते हैं तो हम इसका कड़ा प्रतिरोध करते हैं। आज का क्या मकसद रहा? विरोध का मकसद यही कि हम लोग फिरोज खान के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आरएसएस लैंग्वेज विंग के चीफ देव पुजारी का कहना है कि संस्कृत शोबे में मुस्लिम असिस्टेंट प्रोफेसर की तकर्रुरी पर तलबा का एहतजाज बेतुका और बेमाने है। देव पुजारी का कहना है कि तलबा जिस वजह की बिना पर एहतजाज कर रहे हैं वो वहियात है। उनका कहना है कि संस्कृत सबके लिए है, ज़बान कोई भी सीख सकता है, उस पर कोई बंदिश नहीं है। देव पुजारी का मजीद कहना है कि तलबा शायद ये नहीं समझ सके हैं, संस्कृत सकाफत है, मजहब नहीं। संस्कृत तहजीब व सकाफत सिखाती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो वाद चल रहा है उसके पीछे उस संस्थान के कुछ नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। छात्रों का ऐसा दावा है कि महामना मालवीय जी ने जो संस्थापक थे, उन्होंने कुछ नियम, कुछ परंपराएं उस संस्थान की स्थापित की है। उन परंपराओं का या नियमों का ज्ञान मुझे नहीं है और इसलिए वहां क्या होना चाहिए, क्या न होना चाहिए, इसके बारे में वहां का प्रशासन ही बोल सकता है। मैं संस्कृत जगत और संस्कृत भारती के विषय में बोल सकता हूं। संस्कृत भारती का ये स्टैंड है, ये मंतव्य है कि हम पूरे विश्व को संस्कृत सिखाने के लिए काम कर रहे हैं। तो पूरे विश्व को संस्कृत सिखाएंगे तो उसमें अरब देश भी रहेंगे, ईसाई देश भी रहेंगे। तो इसीलिए सभी को हम संस्कृत सिखाने के लिए तैयार हैं और वो संस्कृत
सभी सीखें, ऐसा हमारा आग्रह भी है। और केवल संस्कृत भाषा हम नहीं सिखाते हैं, तो हमारी घोषणा है भाषा से लेकर साहित्य तक, साहित्य से लेकर शास्त्र तक। तो इसलिए हम शास्त्रों तक ले जाने की बात करते हैं। अभी जो नियुक्ति हुई है वो संस्कृत एवं धर्मशास्त्र संकाय में हुई है। उस नियुक्ति का विरोध छात्र कर रहे हैं। धर्मशास्त्र ये शब्द होने के कारण कई लोगों के मन में उसके बारे में भ्रम हो सकता है, और इसीलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं होता। संस्कृत साहित्य में उसका अर्थ नियम ऐसा है, लॉ ऐसा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाज पार्टी के मुत्तहिद होने के इशारे मिलने पर रियासत का सियासी माहौल तब्दील होता नजर आ रहा है। शिवपाल यादव के जरिए अटावा में दिए गए बयान के बाद उम्मीद की जा रही है कि आइंदा 22 तारीख को मुलायम सिंह के यौम पैदाइश के मौके पर चचा भतीजा फिर समाजवादी विचारधारा में एक साथ बंधे नजर आएंगे। हम समाजवादी हैं, समाजवाद से जुड़े रहे हैं। सीएम बनना हमारा मकसद नहीं। और भी इसी तरह की बहुत सी बातें शिवपाल यादव के जरिए इटावा में कही गईं, जिससे ये इशारे मिले कि अब प्रगतिशील समाज पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव कहीं न कहीं अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव ने इस पेशरफ्त पर मुहर नहीं लगाई है, ताहम जराये के मुताबिक इम्कानात रोशन हैं। जितने समाजवादी हैं और हुए हैं, समाजवादी ऐसा नहीं है, हुए हैं। लोहिया जी भी, लोहिया जी के तो आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है हमारी। एक बार लोहिया जी को भी अलग कर दिया गया, फिर एक हुए, फिर कई पार्टियां बनी, लोक दल से लेकर के कई बार हुए, फिर एक हुए। क्या एकता के लिए अखिलेश यादव सहमत हैं? अब बात करें, हमने बात छेड़ी है एकता के लिए, तो आए, हम तैयार हैं। ठीक है, पद को हम त्याग सकते हैं अगर बात करें आकर के। अगर कोई पद सामने आता है, रुकावट आती है पद की, तो उस पद को हम त्याग सकते हैं, ये बात नहीं। पिछड़े हुए लोगों के मिलने पर रियासत में क्या क्या सियासी तब्दीलियां रूनुमा होंगी, यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कयास आराई और इम्कानात पर मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। प्रसपा के जो अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव जी और अखिलेश जी, ये दोनों जो लोग मिलना चाह रहे हैं, इसमें तो ये मिले या ना मिले, मुसलमानों के लिए ये कोई भी ना शिवपाल यादव फ़ायदेमंद है और ना ही अखिलेश यादव। मैं समझता हूँ ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसलिए कि जो घर में लड़ते हैं वो बाहर कभी कामयाब नहीं होते। मेरा मानना ये है कि घरेलू लड़ाई सड़क पर जब आ जाती है तो फिर वो घर की लड़ाई नहीं रहती, बल्कि सड़क वाले भी उसमें मज़े लेते हैं। और यही वजह से इनकी पोजीशन ये हुई कि उत्तर प्रदेश 2017 की सरकार फुल फ्लेज भारतीय जनता पार्टी बन गई, जबकि सरकार सपा की थी, और स्थिति हुई कि 45 MLOं पर सिमट गए। 1 और 1 11 और 11 और 11 मिलके 22 होते हैं, तो जाहिर सी बात है ताकत बनती है। और जब फूट होती है, अलग होते हैं। अब लाइक जैसे ये पंजा है, अब हम किसी को एक उंगली मारें और बंद करके एक मुट्ठी मारे, तो मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा उस दिन, जिस दिन सब लोग एक जगह इकट्ठे होंगे। बात चाहे खानदान के बिखराव की हो या फिर बहुजन समाज पार्टी से समझौते की, समाजवादी पार्टी ने अपना बहुत कुछ खो दिया है और अब खोया हुआ वकार और अवामी एतमाद हासिल करना आसान नहीं, बिलखुसूस एक ऐसी रियासत में जहां बीजेपी बहुत मुस्तहकम हो चुकी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाने गांधी पार्क के तहत पनेठी रोड पर पुलिस चौकी के करीब उस वक्त बड़ा हादसा रोनुमा हो गया जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार पुलिस हवलदार श्याम सुंदर और होमगार्ड विजेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। ड्यूटी पर तैनात दोनों पुलिस मुलाजमीन घर वापस आ रहे थे, तब ही ट्रक से ओवरटेक करने में यह हादसा पेश आया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सहाफत की उस्ताद हुमा परवीन और उनके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पर फेसबुक पर मुतनाज़ा पोस्ट डालने और शेयर करने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने मामले की हसासियत को देखते हुए
तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि एएमयू इंतजामिया का कहना है कि इस मसले की यूनिवर्सिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। हिंदू महासभा के कौमी तर्जुमान डॉक्टर अशोक पांडे की जानिब से 14 नवंबर को एक तहरीर अलीगढ़ के थाने गांधी पार्क में दी गई थी, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हुमा परवीन और उनके शौहर के जरिए शेयर किए गए कुछ पोस्ट भी मुहैया कराए थे। यूपी में उर्दू का सबसे कदीम इदारा हिंदुस्तानी एकेडमी को गुमनामी से बाहर निकालने और उसकी गिरा कद्र अदबी खिदमात को मंजर आम पर लाने का फैसला किया गया है। एकेडमी इंतजामिया ने हिंदुस्तानी एकेडमी की 100 साला अदबी खिदमात की तारीख को शाया किया है। इदारे का कहना है कि हिंदुस्तानी एकेडमी की तारीख शाया होने से उर्दू हिंदी की मुश्तरका तहजीब से नई नस्ल को रोशनास कराने में मदद मिलेगी। पेश इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। हिंदुस्तानी अकादमी का क़याम 1920 में अमल में आया था। यूपी कानून साज असम्बली के रुकन खान बहादुर हाफिज हिदायत हुसैन ने हुकूमत के सामने एक ऐसे इदारे को कायम करने की तजवीज़ पेश की थी जिसमें उर्दू और हिंदी ज़ुबानों को करीब लाने और उनके फ़रोग़ देने का काम किया जा सके। इस तजवीज़ के अमल में मशहूर कश्मीरी पंडित सर तेज बहादुर सप्रू ने इलाहाबाद में हिंदुस्तानी अकादमी कायम की। हिंदुस्तानी अकादमी ने अपनी गिरां कद्र इल्मी और अदबी खिदमात को नई नस्ल के सामने तारीख के तौर पर पेश किया। देखिए, मैं एक लंबे समय से हिंदुस्तानी एकेडमी में एक मुलाजिम के रूप में काम करता रहा, तो मैंने देखा कि एकेडमी की जो रवायत है बहुत समृद्ध रही है और हिंदी उर्दू के बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान हिंदुस्तानी एकेडमी से जुड़े रहे। उनके प्रकाशन को मैंने देखा, उनका काम देखा, तो मुझे लगा कि हिंदुस्तानी एकेडमी के इतिहास को क्रमबद्ध किया जाए। उसके लिए करीब 5-6 साल पहले से मैंने कुछ मन बनाया और सामग्री तलाश करना शुरू किया। किसी ज़माने में हिंदुस्तानी अकादमी ने उर्दू ज़बान व अदब की ज़बरदस्त खिदमात अंजाम दी। अकादमी ने मुल्क की तकसीम से पहले तक 50 से ज़ायद उर्दू की किताबें शाया की, लेकिन तकसीम के बाद हिंदुस्तानी अकादमी में उर्दू की सरगर्मियां तकरीबन बंद हो गईं। बदलते वक्त के साथ अकादमी ने भी अपने ज़ाब्ते में तरमीम करके इसे एक हिंदी इदारे के तौर पर कायम कर लिया, लेकिन उर्दू ज़बान व अदब में हिंदुस्तानी अकादमी का जो अहम किरदार था उसे फरामोश नहीं किया जा सकता। देखिए, हिंदुस्तानी एकेडमी एक साझी विरासत है, एक साझा मंच था जहाँ पर हिंदी उर्दू के विद्वान एक साथ बैठकर और जो साहित्य में समकालीनता में जो कुछ भी काम हो रहा था, बल्कि सारी दुनिया में जो कुछ भी साहित्य में विचार पनप रहे थे, उस पर यहाँ विमर्श किए जाते थे और ये विमर्श हिंदी और उर्दू दोनों जगत के लिए बहुत बड़े मैसेज दिया करते थे और यहाँ तक कि साहित्य के बहुत सारे आंदोलन एकेडमी ने खड़े किए। आइंदा साल हिंदुस्तानी अकादमी के 100 बरस पूरे हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तानी अकादमी उर्दू का सबसे कदीम इदारा तस्वर किया जाता है। अभी तक उर्दू वालों का एक बड़ा तबका अपनी इस विरासत से अनजान है। हिंदुस्तानी अकादमी की अदबी तारीख शाया होने से जहां एक तरफ उर्दू वालों को अपनी विरासत के बारे में जानने का मौका मिलेगा, वहीं उर्दू की नई नस्ल अपने कौमी विरसे के बारे में भी मालूमात हासिल कर सकेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। कानपुर में ऑनलाइन गैर मुल्की कंपनियों के खिलाफ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने एहतजाज किया। एहतजाजी ताजरों का कहना है कि ऑनलाइन कंपनियां हुकूमत की FDI के उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रही है, इसलिए इन कंपनियों पर रोक लगाई जाए। जिला अलीगढ़ में जब हर जगह पर बड़े अलीगढ़ प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा था, तब ही अलीगढ़ कमिश्नर दफ्तर के बराबर सर्किट हाउस में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने जिले की सभी तालीमी सरगर्मियों पर सवाल निशान पैदा कर दिया है। जिले के सर्किट हाउस के लॉन में रजानगर प्राइमरी स्कूल के तलबा घास काटते नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि ये काम क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि कोई यहाँ लेकर आया है और घास कटवा रहा है, जबकि सभी बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में थे।
बड़ा सवाल यह है कि सर्किट हाउस में उस वक्त एक असेंबली मेंबर भी मौजूद थे और वहीं लॉन में कुछ पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल की हिदायत पर आज जिला भर में पढ़े अलीगढ़ और बढ़े अलीगढ़ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ज्ञान डिग्री कॉलेज में बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात ने हिंदुस्तान का नक्शा बनाकर तालीम की अहमियत पर जोर दिया। नेशनल मिल्क डे पर सफ़ेद इनकलाब के बानी डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन के पैगाम को आवाम तक पहुंचाने के लिए 50 बाइकर्स का ग्रुप राजस्थान के धौलपुर पहुंचा। किसानों और नौजवानों को मिल्क प्रोडक्ट की खूबियां बताते हुए ये बाइकर्स वाराणसी से गुजरात के आनंद तक का सफ़र कर रहे हैं। ये बाइक रैली अब धौलपुर पहुंच चुकी है। एक रिपोर्ट। बाइक पर सवार इन लोगों ने मुल्क में दूध की ताकत के तई आवाम को बेदार करने का बीड़ा उठाया है। सफेद इनकलाब के बानी डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन के पैगाम से किसानों और नौजवानों को बेदार करने के लिए 50 बाइकर्स सफर पर निकले हैं। मुल्क की सकाफती राजधानी वाराणसी से निकली रैली इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और आगरा होती हुई मंगल की शाम राजस्थान के धौलपुर पहुंची, जहां गरिमा डेयरी कैंपस में धौलपुर की एमएलए शोभा रानी ने इन बाइकर्स का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन की जन्मतिथि पे जो देश में राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, उसके तौर पे बाइक रैली का आयोजन किया जाता है और इसमें हम युवाओं को जो डॉक्टर कुरियन ने जो कार्य किए हैं, उन्होंने जो भारत में श्वेत क्रांति लाई है, उनमें जो उनका योगदान रहा है, तो युवाओं को भी पता चले, वो भी उनसे जुड़े। We are 50 people riding and we are passing the message about Dr. Kurian, what is the background behind White Revolution and what work he has done for all the state cooperatives, Parag and all local cooperatives. So let's celebrate Dr. Kurian. ये रैली जिस शहर या गांव से गुजर रही है, वहां की सभी छोटी बड़ी डेयरी की कोऑपरेटिव सोसाइटी और मिल्क प्रोड्यूसर्स को मिल्क प्रोडक्ट के बारे में बेदार कर रही है। इसी मकसद को आगे बढ़ाने के लिए ये रैली धौलपुर में मनिया कस्बे के गरिमा मिल्क फैक्ट्री में पहुंची, जहां दूध के तई बेदारी पैदा करने के लिए एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें सफेद इनकलाब के बानी डॉक्टर कुरियन के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया गया। ये जो यात्रा है वो वाराणसी कल्चर सिटी ऑफ इंडिया से स्टार्ट होके ये जाएगी 26 नवंबर को और नेशनल मिल्क डे पे आनंद ऑन मिल्क सिटी ऑफ इंडिया पे। इस रैली में 15 अलग अलग राज्यों से राइडर्स जुड़े हुए हैं, जिनमें काफ़ी प्रोफेशनल राइडर्स भी हैं और अमूल की टीम से भी काफ़ी लोग हमारे साथ राइड कर रहे हैं। युवा लोग हैं जो देश के, उन तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि किस तरह डॉक्टर कुरियन ने श्वेत क्रांति लेके आए थे हमारे देश में और किस तरह से उससे किसानों का कितना जीवन सोशो इकोनॉमिकल उनकी जो कंडीशंस थी वो काफ़ी अपलिफ्ट हुई है। इन बाइकर्स का अगला पड़ाव मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सांची में है। 12 दिनों तक चलने वाली ये बाइक रैली अब 1200 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। अब आगे ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, गोधरा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से होती हुई गुजरात में मिल्क सिटी आनंद तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वक्त हो गया बिहार की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पटना में शिया वक्फ बोर्ड ने 2 कब्रिस्तानों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर। मुंगेर में हथियार स्मगलरों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी। 2 राइफल, 29 2 नाली बंदूक और 500 से ज्यादा कारतूस के साथ 4 स्मगलर गिरफ्तार। भोजपुर में शादी में खुलेआम फायरिंग, वीडियो वायरल। कोर्ट और हुकूमत की जानिब से सख्त हिदायत के बावजूद नहीं थम रहा है खुशियों की तकरीब में फायरिंग का सिलसिला।
पटना के कब्रिस्तानों के ताल्लुक से न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद बिहार शिया वक्फ बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है। वाज़ेह है कि न्यूज़ 18 उर्दू ने 2 कब्रिस्तानों पर कब्जे की खबर नश्र की थी। वक्फ बोर्ड ने इन कब्रिस्तानों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। JDU और RJD ने कब्रिस्तानों के सिलसिले में न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम की सताइश की है। ये पटना सिटी में वाक़ा वो कब्रिस्तान है जिनके कब्जे का खुलासा न्यूज़ 18 उर्दू ने किया था। न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर दिखाई तो शहर में इसकी खूब चर्चा हुई और नतीजे के तौर पर शिया वक्फ बोर्ड ने खटाल मालिकान से राब्ता कर कब्रिस्तान की जमीन को फौरन छोड़ने का हुक्म दिया है। शिया वक्फ बोर्ड के मुताबिक कब्रिस्तान से खटाल जल्द हटाया जाएगा। वहीं पटना सिटी में 16 नंबर रजा खां वक्फ एस्टेट के कब्रिस्तान पर भी मकामी लोगों ने घर बना लिया है। ऐसे लोगों पर भी वक्फ बोर्ड ने कानूनी कार्रवाई की है। इसके लिए हम न्यूज़ 18 को उर्दू को मुबारकबाद पेश करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। इस तरह के सारे मुहिम में पहले से भी वो आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और उम्मीद है कि आगे भी वो हिस्सा लेते रहेंगे। हमारे जो निरीक्षक गए थे उनसे लोगों ने लिख करके कहा है कि भाई हम आपका कब्रिस्तान छोड़ने के लिए तैयार हैं, हमारा कहीं ना कहीं अगर जगह है तो मेरा एडजस्टमेंट करा दिया जाए। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन JDU के लीडर हैं। इन्होंने दावा किया है कि शहर के तमाम उन कब्रिस्तानों को आजाद कराने की हुकूमत कार्रवाई कर रही है जिन पर किसी भी तरह का कोई कब्जा है। चेयरमैन ने न्यूज़ 18 की इस मुहिम की सताइश की है। उधर इस पूरे मामले पर अपोजिशन ने भी वक्फ बोर्ड को मुबारकबाद दी है। जो छेड़छाड़ किए हैं उस जमीन को, जो उसमें खरीद बिक्री हुई है, उसको DMC रिक्विजिशन करा करके हम लोग अपने अंदर हैंड ओवर लेंगे और जिस पर इनक्रोच है उस पर क्रिमिनल केसेस चलाएंगे और चला रहे हैं और बहुतों के अगेंस्ट में इनक्रोचमेंट केस का ऑर्डर पास करके हम लोग ट्रिब्यूनल में भेज दिए हैं। पहले शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ 18 उर्दू का। न्यूज़ 18 उर्दू ने शहरों में तंग हो रहे कब्रिस्तान और उन पर जो इनक्रोचमेंट है के खिलाफ एक तहरीक चलाई न्यूज़ 18 उर्दू ने और उस पर नोटिस लिया शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली आज़ाद ने। मैं दोनों स्टेप को न्यूज़ 18 उर्दू और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ। शिया वक्फ बोर्ड ने तमाम जिलों के जिला इंतजामिया को खत रवाना कर वक्फ कानून को जमीन पर लागू करने की अपील की है। बोर्ड के मुताबिक बेदारी की कमी के सबब औकाफ की जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ पुलिस महकमा कार्रवाई नहीं कर पाता है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि अब इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। पटना में कायम इदारा तहक़ीक़ात अरबी और फ़ारसी बंद होने के कगार पर है। गुज़िश्ता 6 दहाइयों से अरबी और फ़ारसी की विरासत की हिफाजत के लिए मुख्तस इदारा तहक़ीक़ात अरबी और फ़ारसी के दफ्तर में डायरेक्टर को छोड़कर एक भी मुलाजिम नहीं है। ये इदारा सख्त तरीन मुश्किल से दो चार है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। कहते हैं अहले इल्म और इल्म के मराकज़ की हिफाजत किसी भी शोबे के रोशन मुस्तकबिल की दलील हुआ करती है, लेकिन बिहार की हुकूमत शायद ऐसा मानती ही नहीं, क्योंकि सियासी नारों से जब काम निकल जाता हो तो ऐसे इल्म के मराकज़ की आखिर ज़रूरत क्या है जो कि ना वोट दिला सकती हैं और ना ही सियासी फ़ायदा। और शायद यही वजह है कि पिछली 6 दहाइयों से अरबी फ़ारसी ज़बान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले इदारे तहक़ीक़ात अरबी और फ़ारसी के बंद होने के ख़तरात नज़र आने लगे हैं। अगर इदारा बंद होता है तो इससे एक ऐसा जो ये प्रोडक्ट पैदा करता है, जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं वो एक तरह से वो तमाम हिंदुस्तान के बारे में पढ़ते हैं, अरबी के बारे में पढ़ते हैं, इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं, पर्शियन के तवस्सुत से वो हिस्ट्री देखते हैं, यहाँ के मुग़ल पीरियड या मिडेवल पीरियड की सारी जानकारी यहाँ है। आइए जानते हैं कि इदारा तहक़ीक़ात अरबी और फ़ारसी का काम क्या है। 25 जुलाई 1955 को इदारा तहक़ीक़ात अरबी और फ़ारसी को कायम किया गया। अरबी और फ़ारसी ज़बान की तरक्की इदारे का खास मकसद रहा। इदारा हर साल
30 गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा को ट्रेनिंग दिया करता था। 1994 तक असातिज़ा को ट्रेनिंग करने का काम लगातार चलता रहा। अरबी और फारसी से फाजिल की तालीम होती थी। कामिल में तलबा का दाखिला लिया जाता था। हर साल तकरीबन 16 तलबा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर यहाँ रिसर्च भी किया करते थे। लेकिन अब रिसर्च का काम 2014 से मुकम्मल तौर से बंद हो गया है। अब ये काम बंद हो गया है और इदारे तहक़ीक़ात अरबी और फारसी में एक भी टीचर नहीं है। इदारे में डायरेक्टर को छोड़कर बाकी तमाम ओहदे भी खाली ही हैं। हुकूमत की लापरवाही का आलम यह है कि बार बार मुतालबा करने के बावजूद इदारे की मांग को हुकूमत है कि रद्दी की टोकरी में फेंकती रही है। पूरे मुल्क के लिए ये एक बहुत ही अफसोस की बात होगी, क्योंकि मुल्क की तरक्की का इन्हिसार वो रिसर्च पे है। ये इदारा दो चीज़ों से जाना जाता था। एक, ये टीचर्स को बनाया करते थे, अच्छे अच्छे टीचर्स प्रोड्यूस इस इदारे ने किया है, और यहाँ स्टूडेंट्स रिसर्च किया करते थे। जाहिर सी बात है, अगर इसमें तकर्री नहीं होगी तो एक शख्स बचे हैं जो डायरेक्टर खुद हैं, वो क्या करेंगे? अगर वो रिटायर हुए तो कोई होगा ही नहीं, तो यकीनन ताला लगना है। दानिश्वरों को अफसोस है कि तारीखी एतबार से एक अहम इदारा उनकी आंखों के सामने ही मौत की आगोश में समा रहा है। जिस इदारे में आने पर ईरान, इराक, अफगानिस्तान जैसे मुल्कों के रिसर्च स्कॉलर फख्र महसूस किया करते थे, अब उस इदारे की खस्ताहाली पर हुकूमत को कोई मलाल नहीं। इस इदारे पर फिलहाल हुकूमत का सालाना 50 लाख रुपया खर्च होता है, और अगर असातिज़ा और दीगर सभी ओहदों को बहाल किया जाए तो सालाना करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपया खर्च होगा।